बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले मेथड्स इन पाइथन क्लासेस। तीन तरीके के मेथड्स होते हैं जिनको आज हम समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था लास्ट वीडियो होगी स्टेप 12 की, तो बिल्कुल लास्ट ही वीडियो थी, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे पास कॉमेंट्स में लोगों ने पूछी कि गेटर और सेटर का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, टेंडर मैथड्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें। तो ये वाली वीडियो के बाद एक बिल्कुल लास्ट वीडियो आएगी आप लोगों की, जिसमें वो तीनों चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। वो ज्यादा डिटेल में नहीं है, पहले आप लोग कर भी चुके हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट और लास्ट वीडियो होगी हमारी स्टेप 12 की, और उसके अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी जो स्टेप 12 होगा वो कंप्लीट आप लोगों का डन हो जाएगा, फिर हमारा स्टेप 13 रह जाएगा। चीज़ों में टाइम इसलिए लग रहा है कि लाइट का इशू, नेट का इशू, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, चार्ज नहीं होता लैपटॉप, तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बहुत मेहनत से सारी चीज़ें करके आसान से आसान तरीका ढूंढती हूँ, एग्जाम्पल्स बनाती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीज़ों में। खैर, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, मेथड्स इन पाइथन क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मेथड जो है हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। एक है इंस्टेंस मेथड, एक है क्लास मेथड, और एक है स्टैटिक मेथड। तीनों अलग अलग तरीके से अपने पास काम करते हैं। सही है, पहले हम इंस्टेंस मेथड को पढ़ते हैं, जो हम नॉर्मली हर क्लास में करते आ रहे हैं। इंस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऐसा मेथड जो क्या हो, ऑब्जेक्ट से कॉल हो हमारे पास, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। सिंपल सी बात है, इंस्टेंस मेथड से समझ में आ रहा है, एक ऐसा मेथड जिसमें हम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल हो। सही है, तो थोड़े से हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं थ्योरी के हिसाब से, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये मेथड ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस पे काम करता है। सही है, दूसरी चीज, पहला पैरामीटर सेल्फ होता है जो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अंदर इंस्टेंस मेथड में हमेशा पहला पैरामीटर हमारे पास सेल्फ होता है, और सेल्फ मैंने आपको पहले भी बताया था किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मेथड ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस या चेंज कर सकता है। अभी मैंने आप लोगों से कहा इंस्टेंस है यानी ऑब्जेक्ट है, तो टोटली आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि इस मेथड के अंदर क्या बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। किस पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, और ये एक्सेस भी किसके थ्रू होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। ठीक है, और इसमें कोई डेकोरेटर नहीं होता। जैसे डेकोरेटर क्या होता है, ये होता है हमारे पास, जैसे एट दी रेट के साथ हम क्लास मेथड लगाते हैं, एट दी रेट के साथ हम स्टैटिक मेथड लगाते हैं, ये डेकोरेटर कहलाता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई डेकोरेटर नहीं होता, हम इसको डायरेक्ट लिख के डायरेक्ट काम करते हैं। सही है, और ये ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जाता है मेथड, तभी एक्सेस होता है। तो अब हम इसकी एक आध एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। वैसे हम ये करते हुए ही आ रहे हैं, अपने जितनी चीजें अभी तक हमने की है उसमें हम अपना इंस्टेंस मेथड ही जो है करते आ रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बनाई ह्यूमन के नाम से। सही, उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया इनिट। अब देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है इसका पहला हमारे पास जो पैरामीटर होगा वो क्या रखा जाएगा, सेल्फ। ये सेल्फ किसको रेफर कर रहा है, हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे करंट ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब ये है कि हम जो भी बात करेंगे वो अपने करंट ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर एक पैरामीटर दे देते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो भी काम कर रहे हो उस हिसाब से आप पैरामीटर दे दें, एक दें, दो दें, आपकी मर्जी है। लेकिन पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ रहेगा, जो कि किसको रेफर करेगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट को, कि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम दे देते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। सही है, यहाँ पे ये क्या बन गया, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। यानी जब भी हम हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट जाएंगे वो इसके हिसाब से जाएंगे। सही हो गया, अब यहाँ पे हमारा इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना इंस्टेंस मेथड बनाना है। मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करती जाती हूँ ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमने क्या बनाया, इंस्टेंस वेरिएबल, ये हमारा क्या कहलाया है, इंस्टेंस वेरिएबल। सही है, उसके बाद हमने क्या बनाना है अपने पास, इंस्टेंस मेथड। सही, इंस्टेंस मेथड कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम मेथड बनाते हैं, किसी भी नाम से हम एक मेथड बना लेते हैं। तो मैंने लिखा से हेलो, और इसके अंदर पैरामीटर हमारा जाएगा सेल्फ का। सही है, हमेशा इसके अंदर पैरामीटर आएगा सेल्फ का, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि भाई ये जो मेथड बन रहा है ना,
ये ऑब्जेक्ट के लिए बन रहा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट का काम हो रहा है और ये कॉल भी किसके थ्रू होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। सही है। तो यहाँ पे हमने एक मेथड बना लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस मेथड में जो भी आपको काम करवाना है ना वो आप इसको यहाँ पे बता देंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देती हूँ, हेलो माय नेम इज सेल्फ डॉट नेम। सही है। यहाँ तक मैंने ये कर दिया। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब भी मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और उस ऑब्जेक्ट के साथ मैं इस मेथड को कॉल करूंगी तो वो क्या चलाएगा, हमारे पास ये चलाएगा जिसमें मेरे पास स्ट्रिंग आ जाएगा हेलो माय नेम इज, और साथ सेल्फ डॉट नेम का मतलब क्या है, मेरा ये वाला वेरिएबल। और ये वाला वेरिएबल कहाँ से आएगा, जब मैं अपनी क्लास कॉल करूंगी ऑब्जेक्ट बनाते टाइम तो उसके अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगी, वो आर्ग्यूमेंट इस सेल्फ डॉट नेम के अंदर आ जाएगी। सही है। तो यहाँ पे हमारा ये मेथड भी बन गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे मैंने ले लिया person1। सही। उसके बाद मैं अपनी क्लास को कॉल करती हूँ, मेरी क्लास का नेम है ह्यूमन। कॉल किया मैंने तो अब देखिए मुझसे आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, कह रहा है आपने इसके अंदर एक पैरामीटर बनाया है नेम के नाम से, उसका कोई भी आर्ग्यूमेंट दे दें। तो यहाँ जैसे मैंने लिख दिया अली। सही है। अब ये जैसे ही मैंने अली लिखा तो ये क्या हो गया, मेरा सेल्फ डॉट नेम के अंदर जाके स्टोर हो गया। सेल्फ डॉट नेम के अंदर जाके स्टोर हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ भी क्या आ रहा होगा, अली आ रहा होगा। अब जैसे ही मैं क्या करूंगी, अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को कॉल करूंगी तो क्या चलेगा मेरे पास, हेलो माई नेम इज अली। सही। तो अब इसको चला के देखते हैं हम। मैंने लिखा person1 डॉट, और देखिए जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगी तो हमारे पास मेथड आ रहा है क्या, से हेलो। तो से हेलो मैंने यहाँ पे कर दिया और अब मैं इसको चलाती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए क्या आ रहा है, हेलो माय नेम इज अली। सही है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल ये हमारे पास है यहाँ पे हमारा इंस्टेंस मेथड, जिसके अंदर टोटली ऑब्जेक्ट की बात हो रही होती है, टोटली हम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, मेथड भी ऑब्जेक्ट का होता है, वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट के होते हैं। ये बनता है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल होता है। सही है। और ये हमारे पास कहलाता है इंस्टेंस मेथड। इसका मतलब ये, और देखिए सेल्फ तो रेफर ही किसको करता है, इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट को, कि भाई यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट का होगा, यहाँ पे जो भी हम मेथड बना रहे हैं वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट का ही है। और ऑब्जेक्ट पे जब आप काम करते हैं तो आपका मेथड किसके थ्रू कॉल होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होता है। सही है। तो इस सिंपल हमारे पास क्या था, इंस्टेंस मेथड था। आई होप इंस्टेंस मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, हमारा सेकंड जो है वो कौन सा मेथड है, वो है क्लास मेथड। सही है। क्लास मेथड पे आ गए। क्लास मेथड भी सेम इसी तरीके से पता ही चल रहा है जैसे इंस्टेंस मेथड था। तो इंस्टेंस मेथड में क्या था, टोटली ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी, ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा था। तो इसी तरीके से क्लास मेथड में क्या होता है, क्लास पे बात हो रही होती है, क्लास पे काम हो रहा होता है और उसका जो भी हमारा मेथड होता है ना वो क्लास के थ्रू ही कॉल होता है। जैसे इंस्टेंस मेथड में हमारा मेथड ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रहा था, क्लास मेथड में हमारा मेथड क्लास के साथ कॉल होगा। इसके भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। जैसे ये मेथड क्लास के ऊपर काम करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे नहीं करता है काम। एक पॉइंट हो गया। पहला पैरामीटर इसका क्या होता है, CLS होता है। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या था, सेल्फ था, सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट वो। इसी तरीके से CLS जो है ना हमारे पास, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप क्लास मेथड बनाएंगे तो CLS का यूज करेंगे, वो आपकी क्लास को रेफर करेगा। और जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो आप सेल्फ लिखेंगे जो आपके ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो जब भी आप CLS लिख देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप CLS पे काम कर रहे हैं, CLS की बात कर रहे हैं, आप क्लास का मेथड बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो तीसरा पॉइंट इसका ये क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस या चेंज कर सकता है। जैसे इंस्टेंस मेथड का काम क्या था कि ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को एक्सेस या चेंज कर सकता है, इसी तरीके से इसका काम क्या है कि ये क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस या चेंज कर सकता है। ठीक हो गया। उसके अलावा इंस्टेंस मेथड में हमारे पास कोई डेकोरेटर नहीं था, बट क्लास मेथड में हमारे पास डेकोरेटर होता है, ये @class मेथड। सही है। ये डेकोरेटर हम यूज करते हैं। सही हो गया। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि अब जो हम इसको लिखने के बाद जो हम मेथड बनाते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि वो मेथड जो हम बना रहे हैं वो क्लास मेथड होगा हमारा, जिसमें क्लास पे बात होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम चलते हैं और अब हम एक क्लास मेथड बना के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ से हम यही वाली एग्जाम्पल उठा लेते हैं क्लास मेथड की, इसी को समझ लेते हैं, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करती हूँ।
अब देखें हुआ क्या है इसके अंदर, इन्होंने एक क्लास बनाई ह्यूमन के नेम से, उसके अंदर इन्होंने एक क्लास वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने लगाया है डेकोरेटर @क्लास मेथड। अब इस डेकोरेटर का मतलब क्या है कि अब जो भी मेथड बनेगा, जो भी काम होगा, वो किसके लिए होगा, क्लास के लिए होगा, ठीक है। ये डेकोरेटर लगाने का मकसद ये है। उसके बाद हमने सिंपल फंक्शन बनाया जैसे हम बनाते हैं, कोई भी नाम दिया। पैरामीटर में हमने CLS लिखा है, क्यों, इसलिए क्योंकि मैंने आपको कहा था जब भी हम क्लास पे काम करेंगे, क्लास का मेथड बनाएंगे, तो उसका पैरामीटर डिफॉल्ट CLS होगा। जैसे ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए सेल्फ होता है, इसलिए इसी तरीके से क्लास को रेफर करने के लिए CLS होता है। तो यहाँ पे पता चल गया कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं, सही है। अब उसके बाद हमने इसके अंदर रिटर्न करवा दिया CLS डॉट और इस वेरिएबल का नेम। CLS का मतलब ये हम अपनी क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डॉट लगा के हमने बता दिया कि भाई हम पूरी क्लास नहीं, क्लास के अंदर से जो ये वेरिएबल है ना उसको एक्सेस करना है। तो अब जो भी कोई क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा, तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा, उसको ये वेरिएबल रिटर्न मिलेगा, सही हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे जैसे हमने लिखा प्रिंट, चला के देखते हैं, ह्यूमन डॉट और हमारा जो मेथड है उसको कॉल करते हैं, सही। और यहाँ पे चलाते हैं, तो ये देखिए हमें मिल गया हमारा वेरिएबल, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल माइंड में आ सकता है कि भाई CLS क्यों लिख रहे हैं, यहाँ क्लास मेथड लगा दिया, इसका मतलब यही है कि हम अपनी क्लास की ही बात कर रहे हैं, सही है। तो CLS लगाने की जरूरत क्या है, क्लास मेथड तो इसी को बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास की बात कर रहे हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे CLS रिटर्न नहीं करवाती, CLS नहीं लेती यहाँ पे, और मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अपना ये जो मेरी क्लास है उसको मैं डायरेक्ट रखती हूँ, ठीक है, ह्यूमन डॉट और जो भी हमारा मेथड है वो यहाँ पे मैं दे देती हूँ, सही है। यानी अब क्या हुआ, मैंने यहाँ रिटर्न क्या करवा दिया, मैंने कहा भाई अब आप बोलेंगे CLS क्लास को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट क्लास का नाम क्यों नहीं लिख रही हैं, आप CLS क्यों लिख रही हैं, आप डायरेक्ट लिख दें क्लास का नाम और साथ उसके लगा दें डॉट वेरिएबल, वही चीज हो गई, CLS की जगह हमारी क्लास का नाम आ गया। तो ये भी वही बात है, तो CLS लिखना ही क्यों है। तो अब इसको हम समझते हैं। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, अब रिटर्न में मैंने कर दिया अपनी क्लास का नेम दे दिया, यानी मैंने कहा भाई जब भी कोई इस मेथड को कॉल करे ना तो आप क्या करो, उसको रिटर्न कर दो ये क्लास ह्यूमन वाली, और इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसको रिटर्न कर दो आप, सही है। अब होगा क्या, यहाँ पे देखें अगर अभी फिलहाल मैं इसको चलाऊं तो सेम आउटपुट देगा मुझे, ये देखिए सेम आउटपुट मिल गया। लेकिन अब होगा क्या, अगर मेरे पास कोई चाइल्ड क्लास है इसकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बनाती हूँ क्लास सुपर ह्यूमन के नेम से बनाते हैं हम, ठीक है, मैंने लिखा सुपर ह्यूमन। अब क्या करती हूँ मैं इसके अंदर अपनी ह्यूमन वाली क्लास को इनहेरिट कर लेती हूँ, सही है। तो अब क्या हो गया, ये सुपर ह्यूमन क्या बन गई, इस ह्यूमन की चाइल्ड क्लास बन गई, मैंने इसको इसमें इनहेरिट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें भी सेम नेम से वेरिएबल बना देते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू, उसका जो डेटा होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, सही है। सुपर ह्यूमन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जैसे हम इसको दे देते हैं, सही। अब देखिए इसके अंदर जो वेरिएबल है उसका डेटा अलग है, इसका अलग है। अब मैं चाह रही हूँ क्योंकि मैंने इस वाली क्लास को इसके अंदर इनहेरिट कर लिया, तो ऑब्वियसली मैं उसका ये वाला मेथड यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको गेट करती हूँ सुपर ह्यूमन को, ठीक है, मैंने अपनी सुपर ह्यूमन वाली क्लास के साथ अपने मेथड को कॉल किया, सही है। तो अब देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। क्या आउटपुट मिला, वही आउटपुट मिला जो हमारे किसके अंदर था, हमारी ह्यूमन वाली क्लास के अंदर था। जबकि हमने सुपर ह्यूमन वाली क्लास के अंदर जो डाटा बनाया है, वेरिएबल नेम सेम है लेकिन डाटा दोनों का डिफरेंट है। तो अब हो क्या रहा है, CLS का फायदा ये होता है कि यहाँ पे देखें, अब मैं रिटर्न क्या करवा रही हूँ, डायरेक्ट मैंने एक क्लास का, एक स्पेसिफिक क्लास का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे ह्यूमन, और मैंने उसके अंदर कहा कि उसके ह्यूमन के अंदर जो वेरिएबल है ना, जब भी कोई इस मेथड को कॉल करे तो उसको क्या रिटर्न करके दो, हमारी ह्यूमन वाली क्लास जो है, एक स्पेसिफिक मैंने जो है ना एक क्लास का नाम बता दी कि भाई यही क्लास रिटर्न करके देना ह्यूमन वाली, और उसके अंदर जो वेरिएबल है ना सिर्फ वही रिटर्न करके देना। यानी क्या कर दिया, मैंने एक लिमिट लगा दी, मैंने एक खास क्लास का नाम लिख दिया, अब जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो उसे सिर्फ इसी क्लास का एक्सेस मिलेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इस वाले अपनी चाइल्ड क्लास में इस मेथड को कॉल कर रहे हैं तब भी वो हमें यही डाटा दे रहा है, क्योंकि हम रिटर्न ही ह्यूमन वाली क्लास करा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास CLS का फायदा क्या होता है कि CLS क्या कहता है, क्लास। ठीक है। अब कौन सी क्लास, नाम नहीं लिखा हुआ, पहले हमने क्या लिखा था, ह्यूमन, यानी हमने एक पर्टिकुलर क्लास का नेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि जब भी रिटर्न करो ह्यूमन वाली क्लास के अंदर का वेरिएबल रिटर्न करके देना। लेकिन अब हमने लगा दिया CLS। CLS का मतलब क्या है, क्लास। अब कौन सी क्लास, ये नेम मेंशन नहीं है। सही है। तो इससे क्या होगा, CLS लगाने से जो क्लास कॉल करेगी इस मेथड को उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। सही है। तो अब CLS लिख दिया हमने, इसका मतलब है कोई सी भी क्लास। ठीक है। क्लासेस हमारे पास दो हैं, ह्यूमन, सुपर ह्यूमन। तो CLS का मतलब ये है कि जब भी कोई इस मेथड को कॉल करे तो उसको रिटर्न कर दो क्लास और उस क्लास के अंदर का वेरिएबल। अब कौन सी क्लास, जो भी क्लास इस मेथड को कॉल करे उसी का ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हमने कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं मेंशन किया क्लास का, पहले हमने ह्यूमन लिखा हुआ था, तो जब भी वो रिटर्न देता ह्यूमन के अंदर का वेरिएबल ही देता, चाहे ह्यूमन कॉल करे चाहे सुपर ह्यूमन कॉल करे। लेकिन अब हमने CLS लिख दिया है, इसका मतलब है सिर्फ क्लास, यानी क्या रिटर्न करो, क्लास के अंदर का वेरिएबल। अब कौन सी क्लास, वो नाम मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी क्लास इस मेथड को कॉल करेगी उसी के अंदर का वेरिएबल ये उसको रिटर्न करके देगा। सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास क्लास से मेथड क्या हो जाता है, डायनेमिक बन जाता है और हर सब क्लास अपना खुद का ऑब्जेक्ट बना सकती है। अब मैं इसको चलाऊंगी तो अब आप देखिएगा क्या मेरे पास आउटपुट आता है, ये देखिए। अब क्या आउटपुट आया, जो मेरे पास मेरी सुपर ह्यूमन के अंदर डाटा था वो मेरे पास आउटपुट में आया है। तो CLS लगाने का फायदा ये है। अगर आप डायरेक्ट क्लास का नेम लिखेंगे तो वो आपने एक पर्टिकुलर क्लास मेंशन कर दी, अब सिर्फ उसी का डेटा एक्सेस हो सकता है, चाहे चाइल्ड क्लास करे या पेरेंट क्लास। लेकिन CLS लगाने का मकसद ये कि आपके पास ये डायनेमिक बन जाता है, यानी जो भी क्लास इस मेथड को कॉल करेगी उसी के अंदर का डाटा एक्सेस होगा, उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी किसकी, क्लास की। इसको भी हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं। और अब जो है हमारे पास लास्ट चीज रह गई है, जो कि हमारा है स्टैटिक मेथड। सही है। स्टैटिक मेथड पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मैंने चीज आपको अभी समझाई है, लिखा है ना, इफ आई कैन एक्सेस क्लास स्टफ यूजिंग द क्लास नेम वाई बॉदर विद CLS। यानी अगर हम अपना जो है जो भी हमारा स्टफ है वो हम क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर क्यों हमने CLS लिखना है। तो वो सारी चीज मैं आपको क्लियर करके बता चुकी हूँ कि CLS क्यों लिखना जरूरी है और किस काम आपके आ सकता है। ठीक है। तो ये चीज भी हमने कर ली और इसके बाद देखें ये हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब बस हमारे पास लास्ट रह गया इस रेपो का स्टैटिक मेथड, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, सिंपल हमारे पास स्टैटिक मेथड क्या होता है कि ये मेथड क्लास या ऑब्जेक्ट दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। इसका ना क्लास से कोई लेना देना है, ना ही इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना है। सही है। दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, इसका कोई फिक्स पैरामीटर यानी सेल्फ या CLS नहीं होता है। सही। ये ना क्लास का डाटा एक्सेस करता है ना ऑब्जेक्ट का, जैसे मैंने कहा ये इंडिपेंडेंट होता है दोनों से, तो ना ही ये क्लास का डेटा एक्सेस करेगा ना ही ये ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस करेगा। इसके अंदर भी डेकोरेटर लगता है क्लास की तरह @ स्टैटिक मेथड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है। अब ये कब यूज होता है, जब हमें कोई मैथ कैलकुलेशन करनी हो तब यूज होता है, या कोई भी जर्नल काम करना हो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। सही है। और जैसे हमारे पास क्लास मेथड हम क्लास के साथ एक्सेस करते थे, इसी तरीके से स्टैटिक मेथड भी क्लास के नेम के साथ एक्सेस होगा। सही। और दूसरी चीज ये कि इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बनता, क्योंकि ना ये ऑब्जेक्ट पे काम करता है ना ये क्लास पे काम करता है। ठीक है। और कंस्ट्रक्टर कब चलता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के बगैर कंस्ट्रक्टर चलता नहीं है। सही है। तो इसके अंदर ना ही ऑब्जेक्ट पे बात हो रही है ना ही क्लास पे बात हो रही है, तो जब ऑब्जेक्ट पे बात नहीं हो रही तो ऑब्जेक्ट बनेगा भी नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा भी नहीं, तो इसलिए इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है। सही है। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम जर्नल काम, कोई भी नॉर्मल हमें काम करना है उसके हिसाब से देखते हैं, और एक हम छोटी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं इसके अंदर। सही। तो बहुत सिंपल है, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया, जैसे मैं लिखती हूँ ह्यूमन के नेम से ही ले लेते हैं, क्लास ह्यूमन। सही। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपना स्टैटिक मेथड लगा देना है, ये आ गया हमारा स्टैटिक मेथड। सही। और उसके बाद हम सिंपल कोई भी आपने मेथड बनाना है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी, ग्रीट। सही। ग्रीट लिखने के बाद हम कोई भी
मैसेज दे देते हैं यहाँ जो हमें चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया गुड इवनिंग, सही। और यहाँ से मैं दे देती हूँ आई एम ह्यूमन, सही। इस तरीके से मैंने एक मैसेज दे दिया। ये सिंपल काम है हमारा, बिल्कुल जर्नल काम हम कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं ह्यूमन। मैंने आपसे कहा ये भी किसके साथ एक्सेस होगा, हमारी क्लास के नेम के साथ। तो यहाँ से मैं लिख दूंगी ह्यूमन डॉट ग्रीट। और अब इसको हम चला के देख लेते हैं। इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। इसको चलाया हमने तो देखिए मेरे पास सिंपल मैसेज आ गया, गुड इवनिंग आई एम ह्यूमन, सही है। तो ये हमारे पास था स्टैटिक मेथड का एक जर्नल, कोई भी काम करना है हमें मामूली सा। इसमें देखिए ना ही हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ना ही यहाँ ऑब्जेक्ट की बात हुई, ना ही यहाँ सेल्फ है, ना ही यहाँ क्लास की बात हुई है, ना ही यहाँ CLS है। डायरेक्ट हमने क्लास के अंदर अपना खुद का मेथड बनाया जिसके अंदर हमने नॉर्मल कोई भी जर्नल काम करना था, एक मैसेज प्रिंट करवाना था, वो करके हमने यहाँ पे अपना काम कर लिया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गई जर्नल काम के हवाले से। एक हम इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अगर हमें बनाना है, सही है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सिंपल स्टैटिक मेथड। वैसे ही हमने ले लिया, ठीक है। स्टैटिक मेथड लेने के बाद मैं क्या करूंगी, मैंने लिखा डेफ, सही। और ऐड, मुझे सब करवाना है, दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे यहाँ पे, तो मैं दे देती हूँ एक्स और वाई, सही। एक्स और वाई ले लिया मैंने। और उसके बाद मैं रिटर्न करवा दूंगी सिंपल इसके अंदर कि एक्स और प्लस, सॉरी, वाई, सही हो गया। अब इसके अंदर देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, उसके अंदर स्टैटिक मेथड लगाया, अपना मेथड बनाया, उसके अंदर दो पैरामीटर दिए एक्स और वाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करानी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो पैरामीटर्स ले लिए। लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं ये ना ही सेल्फ है, ना ही ये क्लास है, ठीक है। ना ही ये ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, ना ही ये क्लास के लिए काम कर रहा है, ये खुद का एक मेथड है। तो इसके अंदर कोई भी आप वेरिएबल पास कर सकते हो। तो हमने रिटर्न करवा दिया एक्स प्लस वाई, यानी एक्स और वाई को सम कर दो। अब जब मैं क्या करूंगी, इसको क्लास के साथ कॉल करना होता है, मैं यहाँ पे अपनी क्लास ले लूंगी कैलकुलेटर डॉट, डॉट के बाद हमारे पास ऐड का मेथड आएगा। ऐड का मेथड जैसे ही आया, ये मुझे कह रहा है भाई दो आर्ग्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपने दो पैरामीटर दिए इस मेथड में। तो एक्स की जगह हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5, और वाई की जगह मैं लिख देती हूँ 3। तो अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंदर सम करवा देगा, सही। तो इसको मैं चलाती हूँ। अच्छा, प्रिंट, सही, इसको चलाते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, सही। यानी उसने हमें क्या कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन करके दे दी, उसने इन दोनों का सम निकाल के दे दिया हमें। तो इस तरीके की सिंपल चीजें, कोई भी जर्नल काम हो या कैलकुलेशन हो, वो करने के लिए आप स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हैं, सही। तो तीन मेथड थे हमारे पास, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। वापिस ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये तीन मेथड थे हमारे पास जो हमने यहाँ समझे। इंस्टेंस मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस करने के लिए यूज होता है और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इसको कॉल कर सकते हैं। क्लास मेथड क्या होता है, क्लास के डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज होता है और इसको हम क्लास के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड क्या होता है, जब भी हमें कोई नॉर्मल काम करना हो या कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए हम स्टैटिक मेथड का यूज करते हैं और ये भी क्लास के थ्रू ही कॉल होता है। ये ना ही ऑब्जेक्ट पे काम करता है, ना ही क्लास पे काम करता है। इसके अंदर ना ही सेल्फ यूज होता है, ना ही CLS यूज होता है। ये अपना इंडिपेंडेंट काम करता है, ये डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट या क्लास पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम सिर्फ कोई जर्नल काम या कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये इजीली क्लास के नेम के साथ कॉल करके हम इसका आउटपुट ले सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन मेथड्स थे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आए होंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।